के बाद 10 कदमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम को अनुजा आप मेरे साथ दिखेंगे अगले आधे घंटे में। हमारे साथ आज दो खास मेहमान होंगे, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ कोलकाता से और साथ ही साथ विकास तालुके निर्मल बाग से हमारे साथ मौजूद होंगे। आपकी स्क्रीन पे इंडेक्सेस लेके आते हैं। इंडेक्सेस आज अगर आप देखें एक इवेंट से पहले थोड़ा सा बैकफुट पे आके कंसोलिडेट करते हुए, बट निफ्टी बैंक बेटर है आज, याद रखिएगा 41,358, 18,121 निफ्टी का स्तर है। निफ्टी आईटी आज थोड़ा सा बैकफुट पे ½ % नीचे ट्रेड करता हुआ करीब 29,140 की ट्रेजेक्टरी में। और अच्छा क्या कर रहा है तो आपकी स्क्रीन पे इंडिया सीमेंट्स, एनएमडीसी, रेन और विंडो फार्मा फार्मा स्पेस में आज काफी अच्छा खासा मूव है। और जैसे कि कुछ देर पहले भी अनुज और मैं चर्चा कर रहे थे कि एचडीएफसी समूह जो अपनी तरफ काफी पैसा खींच रहा है, स्टॉक्स डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। लुक एट एचडीएफसी। कुछ देर पहले अगर आप देखें जो उस वक्त सचिन मौजूद थे हमारे साथ, उन्होंने जो मेंशन भी किया था, यस अच्छा मूव एचडीएफसी समूह के स्टॉक्स में। अनुज बिल्कुल। और दो तीन और स्टॉक्स पर नज़र रख लेते हैं मार्केट में इस समय। इंडिया सीमेंट्स लेकर आइए वापस जरा। अब इंडिया सीमेंट्स पर कॉल दी गई थी एक, और फ्रेश कॉल दी गई थी चैनल पर, और करीब करीब 4.5% ऊपर इंडिया सीमेंट्स का शेयर। कोरोमंडल इंटरनेशनल, याद रखिएगा सबसे पहले जो न्यूज़ ब्रेक की थी चैनल पर वो हमारे सीएनबीसी आवाज़ पर ब्रेक हुई थी। सुबह सुबह लक्ष्मण ने ये ब्रेक की थी, सबसे पहले हमने आपको इस खबर के बारे में बताया था। और देखिए क्या ज़बरदस्त मूव इस समय कोरोमंडल इंटरनेशनल में आ रहा है। तो पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो आपको सीएनबीसी आवाज़ पे मिलेगी सबसे पहले वो, और ज़बरदस्त मूव वहाँ पर। लेकिन अब एक मूव स्टार्ट हो गया फार्मा स्टॉक्स में। सन फार्मा ने स्टार्ट की थी इसकी। सुबह सुबह हमने डिस्कस किया था सन फार्मा, इनफैक्ट पहला स्टॉक था जो हमने स्पॉट भी किया था, और सुबह उसकी चर्चा भी हुई थी। यतिन ने भी बताया था ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में। यहाँ पर अब 1060 कैश में और 1065 के करीब फ्यूचर्स में। लेकिन अब औरोबिंदो फार्मा देख लीजिए, अब आप ग्लेनमार्क फार्मा देख लीजिए, अब आप जाइडस लाइफ देख लीजिए, ये सारे के सारे स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम। एल्कम लैब्स भी लेकर आइए। एल्कम मोस्टली डोमेस्टिक फार्मा कंपनी है, वो भी अच्छा कर रही है। लॉरस लैब्स वो भी अच्छा कर रही है। डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज। तो एक फार्मा का दिन इस समय एक बनता जा रहा है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इनफैक्ट इस समय हो रहा है। चलिए अब अपने गेस्ट को जोड़ लेते हैं, और हमारे साथ आज अमित सेठ साहब हैं और विकास सलूंके हैं निर्मल बैंक से। दोनों को गुड मॉर्निंग। अमित, आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको मार्केट में? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। अनुज जी, कल हमने 3:15 बजे आईटीसी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आईटीसी का कल मैंने कहा था कि इसमें वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है। कैंडलस्टिक कल कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन मैंने कहा था कि मोमेंटम इंडिकेटर्स में ऑलरेडी बाय सिग्नल है। जनरली जब ऐसा पैटर्न बनता है तो एक फास्ट मूव आता है स्टॉक में, तो द सेम थिंग इज हैपनिंग। मुझे लगता है कि 7 से 8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद नाउ आईटीसी इज कमिंग आउट ऑफ अ रेंज। आईटीसी में बाई की सलाह है। 354 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रखूंगा 347 का, और मेरे लगभग टारगेट्स इसमें रहेंगे 375 के। सेकंड स्टॉक जो मेरे रिडार में आ रहा है दैट इज जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक बहुत ही अच्छा स्टेज 1 का एक्यूमुलेशन हुआ है। स्टॉक एक अपने बेस से बाहर आ रहा है जाइडस लाइफ, और अक्सर जब बेस 1 से निकल के स्टेज 1 ब्रेकआउट होता है और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो उसमें काफी एक अच्छा ट्रैक्शन नजर आता है। तो वी आर कैचिंग जाइडस लाइफ काफी अर्ली इन द ट्रेंड, तो मुझे लगता है कि ऑन प्रोबेबिलिटी दिस शुड डू वेल। 441 का प्राइस है जाइडस लाइफ का। टारगेट्स लगभग रहेंगे मेरे 465 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 430 का। ओके, आईटीसी और जाइडस लाइफ। और कुछ स्पॉटिंग जो पिछले प्रोग्राम में हुई थी जिसमें सचिन जी ने कुछ स्पॉटिंग की थी, मैं आपको रख रहा हूँ स्क्रीन पे। वह क्या गजब का वाइल्ड स्विंग आ रहा है। एचडीएफसी उन्होंने पकड़ा था एक। अमित जरा प्लीज व्यू दीजिएगा गैस स्टॉक्स में। गुजरात गैस 526.45 डे हाई पर, और ये आई थिंक स्पॉटिंग थी सचिन की ही। जून 2022 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। आज के वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें इसमें ठीक ठाक पिक हो रहे हैं। इट्स 526.60। इस पर, इसके ब्रेकआउट पर आपका व्यू क्या है अमित? वीरेन जी, काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट की गुजरात गैस में। द रीजन इज कि पिछले 4 से 5 दिनों में स्टॉक ने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक अच्छा नैरो रेंज का कंसोलिडेशन किया है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आल्सो, जिसका नेकलाइन का हम ब्रेकआउट देख रहे हैं। वॉल्यूम्स कल के सत्र में अच्छी थी, और आज आस्ते आस्ते अपटिक आ रहा है, तो इसमें डेफिनेटली क्योंकि 200 एमआ पे एक अच्छा इसने कंसोलिडेशन किया है, एंड इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग दैट नेकलाइन। तो एक लॉन्ग की पोजीशन बनानी चाहिए। 527 का प्राइस है। लगभग 518 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म्स में 545 से 550 के टारगेट्स रहेंगे गुजरात गैस में।
गुजरात गैस आपके स्क्रीन पे डे हाई की रिएक्टर में देखिए बात करते करते 527.45 स्पॉटिंग सचिन की भी अच्छी थी, मैंने इस पर अगर आप देखें इस पर व्यू ले लिया। विकास सालू के मौजूद हैं अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विकास, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। विकास, आप इंडस्ट्रीज को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके दो कन्विशन आइडियाज? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल हमारा यहाँ पे एक सेटअप हमें लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस जोन में निफ्टी यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो आज के मेरे दोनों भी कॉल में एक सेल कॉल रहेगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिल सकता है मार्केट में, बट मुझे लगता है एचडीएफसी एएमसी मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेट दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है अच्छा खासा बेस बना चुका है। जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी एएमसी यहाँ पे बाय करके जाना चाहिए। 2100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 2170 का टारगेट यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी में आते हुए देखने मिलेगा। 2070 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। और सेल साइड में मुझे लगता है कि टाइटन में हमने देखा है कि कल के सेशन में भी हमें थोड़ा प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिला था, और आज जो ओपन होने के बाद जो प्रेशर इसमें और इंक्रीज हुआ है, वो वापस वो नीचे की तरफ जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बना चुका था इंट्राडे बेस पे कल पे, जो उसने आज सुबह ही ब्रेक डाउन कर चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड होते देखने मिल सकता है। तो टाइटन में मेरा सेल कॉल रहेगा, उसका टारगेट रहेगा 2630 का, और ऊपर में स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 2750 का। चलिए एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस को वापस लेकर आते हैं, क्योंकि नॉर्मली एक 10% की टेम्प्रेरी फ्रीज के बाद ओपन होने के बाद एक स्टॉक 15% की तरफ जाता है, लेकिन ये अब थोड़ा सा फाइट बैक दिखा रहा है। थोड़ा सा जो राहुल से भी बात हो रही थी, राहुल ने भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी कि इस लेवल पे वैल्यूएशन सपोर्ट है स्टॉक में। तो क्या ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने कुछ वैल्यू बाइंग स्टार्ट किए यहाँ पर 10% नीचे गिरने के बाद? ये देखना होगा। हालांकि स्टॉक वीक है काफ़ी। मैं ये सिंपली ये नहीं कह रहा हूँ कि बस इसकी डाउनसाइड कैप हो गई, लेकिन थोड़ी बाइंग आई है लोअर लेवल पर। ये आपको मानना पड़ेगा कि थोड़ा सा लोअर लेवल से बाइंग आई है। एक बार टाइटन का चार्ट लेकर आइए जरा इंट्राडे। टाइटन में लास्ट 2-3 दिन से वीकनेस आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। इनफैक्ट टाइटन देखिए इंट्राडे एकदम लो पॉइंट पर, और करीब करीब 2704 टाइटन में। तो ये टाइटन पे कॉल भी थी, सेल कॉल। 2750 का स्टॉप लॉस रखना, और 2630 का व्यू है यहाँ पर। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, 30 रुपये का रिस्क और करीब करीब 80 रुपये का रिवॉर्ड। तो एक यहाँ पर एक अच्छा मूव है। अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइस कैटेगरी को स्टार्ट करते हैं, और हमारे साथ हैं सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा। संजय जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, टाइम निकाला आपने। थैंक यू अनुज। एक डोमेस्टिक पूरी की पूरी रिटेल ड्रिवन मार्केट, रिटेल और HNI ड्रिवन मार्केट, और अब तो FIs भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं अब इस मार्केट को? हमारी मार्केट ने पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट को ज़बरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म किया है। तो अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे अनुज, तो आप पाएंगे कि जब भी किसी बुल रन की तैयारी होती है तो वो बेरिश सेंटिमेंट के बैकग्राउंड पे होती है। मतलब अगर हम हर्षद मेहता के समय पे चले जाएं तो खैर वो बात दूसरी थी, लेकिन आप अगर नियर टर्म हिस्ट्री में भी देखेंगे तो 2004 में जिस तरह की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनी थी, वो माहौल बहुत बेरिश था, और हमारी एक बहुत लंबी बुल रैली वहां से शुरू हुई। हाल के दिनों में कोविड का जब प्रकोप हुआ तो बुल रन वहां से शुरू हुआ। आप अगर अभी देखें तो जो माहौल बना हुआ है वो बेरिशी है, क्योंकि फेड की हाइक के कारण फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज बहुत लंबे समय तक भारत की तरफ पॉजिटिव रहेंगे कि नहीं, उसको लेके असमंजस है। तो मेरे ख्याल से चूंकि माहौल में एक्सपेक्टेशंस कम है, इसी के लिए रैली की संभावना ज्यादा है। और दूसरा जो सपोर्ट मिल जा रहा है बाजार को, वो ये है कि जो डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेशन है, अगर आप उसको कोरिलेट करें म्यूचुअल फंड के फ्लोज के साथ, तो आप पाएंगे कि जिस महीने में इंडेक्स की गिरावट होती है, उस महीना में इक्विटी फ्लोज की जो नेट फ्लोज है वो बढ़ जाती है। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर अब हर मार्केट करेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों का जो मिला जुला असर है, एक्सपेक्टेशंस का बहुत कम या बेरिश होना, और रिटेल का बहुत अपॉर्चुनिस्टिक होना, हर इंडेक्स के करेक्शन पर पार्टिसिपेट करना, मेरे ख्याल से हमारे मार्केट का एक बेस बन गया है, और वो बेस बुलिश टेंडेंसी की तरफ ज्यादा अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। जब आप संजय जी कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और एक ये जो ये बेस बिल्डिंग की प्रोसेस थी, इसने काफ़ी वक्त भी लिया, तो बेस के नज़दीक आप खरीदना क्या पसंद करेंगे? कुछ चीज़ें तो उड़ रही हैं इस बाजार में, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी धरातल पे हैं। तो सबसे पहले आपके अनुसार वो चीज़ें जो धरातल पे हैं बट स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखती हैं उड़ने का, यानी हायर लेवल्स पे जाने का,
पहले बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए आप 2 सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स जिसको आप चेज करना चाहेंगे? देखिए, अगर हम लोग बाजार के अप्रोच को देखें, तो जिस तरह की क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं और उसके बावजूद जिस तरह से स्टॉक्स बिहेव कर रहे हैं, उससे उसको देखते हुए मुझे लग रहा है बाजार ने पूरे स्टॉक्स के समूह को 3 भाग में बांट दिया है। एक समूह ऐसा है जहां पर रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनका फ्यूचर खराब होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी स्टॉक्स, अगर लार्ज कैप स्टॉक्स के प्रदर्शन को देखें तो उनके परफॉर्मेंस काफी फंडामेंटल परफॉर्मेंस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक्स में कोई ज्यादा असर दिख नहीं रहा है। तो इससे लग रहा है कि शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनका फ्यूचर जो है वो उतना अच्छा ना है। तो एक समूह तो ये हो गया। दूसरा समूह वो है जहां पर अभी अगर परफॉर्मेंस अच्छा है और बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में जाकर परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स हुआ, एनबीएफसीज हुए। और तीसरा समूह है जहां पर कि बाजार कंफ्यूज्ड है, जहां पर उसको ठीक से क्लियरली पता नहीं चल पा रहा है कि वो समूह में तेजी आएगी कि नहीं। तो इन तीनों समूह को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है जो पहला समूह है वहां पर शायद रैशनल बिहेवियर बाजार का नहीं है। अगर प्रदर्शन इस नेगेटिव माहौल में फंडामेंटल परफॉर्मेंस अच्छा है, तो मुझे लगता है कि शायद सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, तो वहां से कॉन्ट्रेरियन की तरह पिकअप करने की अपॉर्चुनिटी मुझे ज्यादा दिख रही है। इसी के लिए मैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन आईटी में से स्टॉक्स उठाना शुरू करूंगा। दूसरा समूह जो है जिसने कि आज बाजार को काफी हद तक अचंभित किया है, वो मेरे ख्याल से बैंक्स का है। और उसमें खास करके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और अभी तो अगले कुछ दिनों में बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक के रिजल्ट आएंगे, तो हमें इसमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मुझे लगता है बैंक्स का एक क्षेत्र है जहां पर कि कम से कम अगले 12, 24, 36 महीनों में फायदा उठाने का हमें अवसर मिलेगा। तो वो मैं दूसरा समूह समझता हूं जहां से हमें अपॉर्चुनिटी उठानी चाहिए। तीसरा जो समूह है जिसको मैं समझता हूं कि शायद उसको टैक्टिकल माना जाए, देखिए अगले साल से काफी तेजी से इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी और उसके कारण प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन, प्रोजेक्ट्स के अवार्ड, प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन में तेजी आएगी। तो जो ईपीसी का समूह है जिसमें कि कोई खास स्टॉक प्राइस प्रदर्शन तो नहीं दिया है अभी तक, लेकिन उनके ऑर्डर बुक्स काफी अच्छे रहे हैं, मुझे लगता है ये तीसरा सेक्टर है जो कि मेरे लिए अवसर प्रदान कर रहा है। ओके, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइसेस यहाँ पर। एक फार्मा में अच्छा मूव बनता जा रहा है इस समय। फार्मा में कोई प्रेफर्ड पिक्स होंगी आपकी यहाँ पर इस समय, डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड? अनुज, फार्मा में थोड़ा सा मैं कॉशियस हूँ। हाँ, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर स्टॉक्स को देखें तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही लैकलस्टर है। उसमें भले कुछ रेगुलेटरी कंसर्न्स हो या कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज हो, और एक दूसरा हिस्सा है जो कि ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स का है, जहां पर कि स्टॉक्स ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। तो इस सेक्टर में मेरे ख्याल से अगर चॉइस लेना हो तो मैं लार्ज कैप की तरफ ज्यादा झुकूंगा। अच्छा संजय जी, अभी कुछ देर पहले ही हम LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि अगर आप देखेंगे ये नंबर्स कमजोर थे, ये कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज है, बट पिछले 2-3 साल में हमने रियल स्टेट पे पैसा बनाया, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में पैसा बना, होम इम्प्रूवमेंट में जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ पॉलीकैब काफ़ी अच्छा पैसा बना, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में है। स्पेशली NBFCs में, HFCs में आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? तो मेरे ख्याल से देखिए, जिस तरह की कमेंट्री रियल एस्टेट कंपनी से आ रही है और जिस तरह का उन्होंने आउटलुक दिया है, उससे ये लगता है कि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के बावजूद उनकी प्रोजेक्ट्स में सेल्स में कोई कमी नहीं आ रही है। यानी कि इंटरेस्ट रेट का बहुत ज्यादा असर अब तक इंक्रीमेंटल सेल्स पे नहीं पड़ा है। तो जिसका मुझे लगता है कि जो पेंटअप डिमांड है हाउसिंग में, वो अभी तक पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुआ है और आगे भी मुझे लगता है कि हाउसिंग का डिमांड बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि इसका रिफ्लेक्शन हमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में देखने को मिलेगा। यदा कदा कुछ कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर नीचे होता रहा, जैसे कहीं पर किसी
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एक रेगुलेटरी अगर ऑब्जर्वेशन हो गया तो उसके कारण स्टॉक में गिरावट आ गई, किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट का चेंज हुआ तो उसके स्टॉक में हलचल आई। लेकिन अगर आप उसको सेक्टर के ट्रेंड के बेसिस पर अगर आप जज करना चाहें तो मुझे लगता है कि हाउसिंग डिमांड एंड उससे रिलेटेड हाउसिंग लोन का डिमांड जो है वो कम नहीं हो सकता, और आगे कम से कम अगले कुछ समय तक तो मेरे ख्याल से वो एंड्योरिंग है। अच्छा संजय सर, ये बताइए, मेटल्स में आप निवेशित थे अगर CY20 में 21 तक आते आते और इनफैक्ट 22 के शुरू में आते आते आप अच्छा पैसा बना चुके थे। एक समय हमें भी लग रहा था कि यस मेटल साइकिल अब ओवर हो गई, लेट्स से गुड बाय, बाहर निकल के आइए। बट इस निफ्टी मेटल ने सबको टोज पे रखा, और सर मैं आज भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये करीब करीब 7100 की ट्रेजेक्ट्री में अभी भी अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री से बहुत दूर नहीं है। बहुत स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पिछले 3-4 महीने में यहाँ पे रहा, स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर सीजन, और अब करीब करीब 6080 पे ही अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे। मेटल्स में सर आपने क्या किया? जो आपकी होल्डिंग्स थी या फिर जो आप लोगों ने कमिटमेंट दिए थे मेटल्स में, वो स्क्वायर ऑफ किए या फिर आप लोग कमिटेड हैं उसमें भी अभी भी? वीरेंद्र जी, हम लोग मेटल से अब निकल गए, इसलिए क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट में आपको जो भी रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ पर यूनिट ऑफ रिस्क के साथ उसको देखना चाहिए कि क्या मुझे वो रिटर्न बहुत एक्सेसिव रिस्क लेना मिल रहा है, तो फिर हमें उस पर थोड़ी सी उसको एवेलुएट करने की जरूरत होती है। पिछले साल जिस तरह की माहौल बन गई थी, रिसेशनरी माहौल यूरोप में, यूएस में, चाइना की स्लो डाउन, उससे ऐसा लगा कि मेटल प्राइसेस में बहुत एंड्योरिंग रैली जो है वो शायद ना रहे, तो हम लोग पिछले साल मेटल से निकल गए। अभी जो आउटलुक है मेटल का, वो मैं कहूंगा कि बहुत ही इवेंट ड्रिवन है। मतलब अगर आप मेटल के प्राइसेस आज अगर आप देख रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से कम डायरेक्टेड है। कंपनी स्पेसिफिक कहीं प्रोडक्शन डिसरप्शन हो गया या कहीं पर सप्लाई डिसरप्शन है, उसके कारण मेटल के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इसके कारण इस पर व्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। साथ ही साथ भले ही मेटल इंडेक्स अपने बहुत पीक लेवल के आसपास हो, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल मार्की मेटल स्टॉक्स को देखें, वो स्टील का हो या फिर एल्यूमिनियम का हो, तो ये स्टॉक्स तो अपने जो नियर टर्म हाई हैं उनसे तो काफी नीचे हैं। तो इसी के लिए हम फिर उसमें चुनाव कैसे करें? तो मेरा जो स्ट्रैटेजी रहा है वो है कि कम से कम बाजार में अगर इतने सारे अवसर हैं तो मेटल में मुझे रिस्क बहुत ज्यादा दिखता है फॉर दैट यूनिट ऑफ रिटर्न, तो मैं उससे थोड़े से साइड में हूँ। मेटल्स में थोड़ा सा एक रिस्क इस समय है। स्पेशलिटी केमिकल्स पर क्या व्यू है संजय? क्योंकि काफ़ी एक बड़ी रैली देखी है हमने और स्ट्रक्चर्ड रैली देखी है इसमें, यहाँ पर क्या व्यू है आपका? देखिए, इंडिया के लिए ये एक इमर्जिंग थीम है, और ये इमर्जिंग थीम इज के दो पैर हैं। एक तो डोमेस्टिक जिस तरह का डिमांड बढ़ रहा है वो तो है ही, साथ ही साथ ये चाइना +1 और यूरोप +1 का जो अपॉर्चुनिटी है उसने भी एक बहुत बड़ा दायरा खोल दिया है स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के लिए। और सबसे अच्छी बात जो है वो है कि हमारी डोमेस्टिक स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज ने इस अवसर का फायदा उठाया। खास करके जो फ्लोरीन केमिकल से जो रिलेटेड कंपनीज हैं उन्होंने तो इसका बहुत ही अच्छा फायदा उठाया है। मुझे लगता है कि अगर आप इन कंपनीज को देखें तो इनकी नियर टर्म अगर आप वैल्यूएशन को जज करेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा असेसमेंट न कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये देख लें कि उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है और इंक्रीमेंटल कैपेसिटी कब तक चला आएगा। तो मेरे ख्याल से स्पेशलिटी केमिकल में जो अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से वॉल्यूम ग्रोथ एंड एबिलिटी टू कैप्चर द मार्केट्स एंड बीइंग एबल टू स्टे इन दोज मार्केट, ये दोनों कारणों से ज्यादा रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी थीम है जिसको कि पकड़ के रखना चाहिए। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पे, सेक्टर्स पे, बाजार पे अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एनएससी पे लौट के आते हैं। डेलो की ट्रेजेक्ट्री में 18,108 निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 31,384। बैंक निफ्टी अभी भी हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है। आज फार्मा पे काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ, फार्मा में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी है। कुछ देर पहले अगर आप देखें हमने सन फार्मा की बात की थी, जायडस की बात की थी, अच्छा मूव। फार्मा और मेटल्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेस इस वक्त नजर आ रहे हैं।
विकास, एक बार जरा ABFRL को देखिएगा, एक और स्टॉक जो कि काफी अच्छा मूव देखे गया, आज करीब करीब 352 की ट्रेजेक्टरी पे हल्का सा बैकफुट पे आया है। कल इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। इस स्टॉक को कैसे अप्रोच करेंगे आप, स्पेशली अगर आप कल की लॉन्ग होल्ड कर रहे थे तब? देखो वीरेंद्र जी, इसमें अगर वीकली चार्ट अभी भी देखो तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन अभी भी ये दिखा रहा है। 348 का एक इमीडिएट सपोर्ट अभी इसमें अभी भी देखने मिल सकता है, वहां से वापस चलेगा। लेकिन जब तक ये 348 के ऊपर ट्रेड करे तब तक इसमें होल्ड करके जा सकते हो। वीकली जो चार्ट है अभी भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा रहा है, ऊपर में वापस जो नए टारगेट देखने मिल सकते हैं इसमें 372 378 के आसपास के देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जिनके पास भी पोजीशन है तो 348 का एक स्टॉप लॉस रखिए। जो प्रीवियस जो वीक का जो टॉप था वहां पे सपोर्ट ये ले सकता है। वो ब्रेकआउट होने के बाद उसके ऊपर ये वीक का पूरा क्लोजिंग अगर सस्टेन करता है 348 के ऊपर, तो मुझे लगता है 372 378 के आसपास के टारगेट इस काउंटर में आ सकते हैं। थोड़ा बहुत इंट्राडे बेस में थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, बट मुझे लगता है यहाँ पे एक सपोर्ट जोन देखने मिल सकता है 350 348 के आसपास। ओके, चलिए दो स्टॉक्स को लेकर आते हैं। एक बार तो वापस रिविजिट करते हैं सन फार्मा को। फ्रेश इंटरडे हाई और फ्रेश 52 वीक हाई 1062 अब इस समय स्टॉक का भाव, और क्या ज़बरदस्त मूव इसमें। सुबह सुबह ये हमने कैप्चर किया था इस मूव को। और आईटीसी भी वापस 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई इनफैक्ट आईटीसी के लिए। कोल इंडिया ने भी 52 वीक हाई बनाया, लेकिन आईटीसी 354 के करीब आता हुआ अच्छा खासा मूव। अमित जी, कुछ टारगेट्स हैं आईटीसी पर आगे ऊपर के? ये तो बिल्कुल ब्लू स्काई टेरिटरी में आ गया अब यहाँ से। आगे के टारगेट्स क्या होंगे? जी अनुज जी, मुझे पोजिशनली लगता है कि आईटीसी कैन टच मीडियम टर्म में, आई मीन नेक्स्ट 1 मंथ में अराउंड 400 के टारगेट्स। लेकिन अगले 7 से 10 दिनों में मुझे लगता है कि 375 आईटीसी में पॉसिबल है। इसके लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है आईटीसी के। और सन फार्मा पर क्या व्यू होगा? सन फार्मा तो अनुज जी, इसमें ब्रेकआउट रेजिस्टर हुआ था। द स्टॉक इज इन अ ब्लू स्काई टेरिटरी और स्ट्रेंथ इसमें बहुत ज्यादा मेंटेन्ड है। तो सन फार्मा में आई थिंक द वे इट इज गोइंग और जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम है 1100 के, तो इमीडिएट टारगेट्स पॉसिबल हैं। अगर किसी का लॉन्ग है तो बनाए ही रखें और स्टॉप लॉस उसका लगभग 1040 का रखें। चलिए, आज मार्केट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। पिछले 3-4 दिनों में जो आपने ट्रेड देखी थी कि निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म कर रहा था और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज शायद उसका एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है आपको। और देखिए, निफ्टी हाई पॉइंट पर नहीं है, बैंक निफ्टी हाई पॉइंट पर है। इसका कारण यही है कि आईटी में वीकनेस है आज, अच्छी खासी वीकनेस है। और इन्फोसिस हो गया या टीसीएस हो गया, दोनों के दोनों स्टॉक्स ले आइए इंट्राडे। ये देखिए, निफ्टी आईटी अब करीब करीब 2-3% नीचे है, इन्फोसिस करीब करीब 1.5% नीचे है, टीसीएस में डिक्लाइन है। लेकिन इन सबको काउंटर कर रहा है एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी बाइंग है। आईसीआईसीआई बैंक में भी थोड़ी सी बाइंग है, डिसेंट बाइंग है इनमें। तो ये दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप इस समय एक हल्की सी बाइंग देख रहे हैं। चलिए शुरू करें। उससे पहले एक बार आईसीआईसीआई बैंक पर एक व्यू दीजिए अमित। सॉरी, एक सेकेंड जी। अनुज जी, आईसीआईसीआई बैंक इस बेसिकली अभी 10 और 20 डेमा पे रेस्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। जब तक इसके 900 के लेवल्स इंटैक्ट हैं और एक दो इवेंट्स भी आज मार्केट्स में, तो मुझे लगता है जब तक 900 इंटैक्ट है, इसमें फ्रेश रन हम देख सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 940 तक के। आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखिए तो इस वक्त 915 की ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। यस, इसमें कोई दरार नहीं है कि आज इस सेशन का, यानी अगर आप 9:15 से लेकर 10:24 को देखें तो मैक्सिमम टाइम, आई मीन स्पेशली अबाउ 9:44 9:44 के बाद से लेकर अब तक का पूरा टाइम निफ्टी बैंक ने हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में स्पेंड किया है। दैट्स गुड। आपकी स्क्रीन पर चोला और विंडो फार्मा, इंडिया सीमेंट्स, एनएमडीसी, ये स्टॉक्स वो जो कि डी हाई ट्रेजेक्टरी ट्रेड कर रहे हैं। और बाकी एलआईसी हाउसिंग, चंबल, एमएनएम फाइनेंस, भारतीय एयरटेल और मेट्रोपोलिस बैकफुट पे आकर ट्रेड करते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और अनुज को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगली होगी आज कमाई का अड्डा में और ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। अब हमारे साथ नीरज जी उपस्थित हैं और इवेंट के बेहद क्लोजर इंडस्ट्रीज जो है अपने आप को एक ट्रेजेक्टरी में एक छोटे से जोन में बांध के रखते हुए। नीरज जी, ओवर टू यू। वीरेन, नीरज जी के पास जाने से पहले एक बार जरा मैं एक मार्केट का हाल देख लेते हैं। करीब करीब 35 पॉइंट निफ्टी नीचे है और करीब करीब 120 पॉइंट सेंसेक्स नीचे है, लेकिन अच्छी खासी बढ़त आप देख रहे हैं मिड कैप इंडेक्स में और बैंक निफ्टी में। एक भारती का चार्ट और एक बार लेकर आते हैं। भारती सुबह से हल्की सी वीकनेस दिखाई थी, समझ भी नहीं आ रहा क्या रीज़न था,
लेकिन काफ़ी क्लोज था अपने 52 वीक हाई से, लाइफ टाइम हाई के भी काफ़ी करीब था। और आज ऑटोज़ में थोड़ा डिक्लाइन देख रहे हैं आप, आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, तो इस सब के सब नंबर्स में हल्की सी आपको वीकनेस नज़र आएगी। चलिए नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुज, और सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट से जो हम लोगों को लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा आज वैसा कुछ दिख नहीं रहा, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि सेकंड बैंक्स में तेज़ी आ गई है। सेकंड हाफ में जब तक तेज़ी आ जाएगी। HDFC बैंक में अच्छी बाइंग, ये EFI बाइंग, ये जो सुबह बात हो रही थी ETF बाइंग और ये सब चेस कर रहे हैं स्टॉक, वो चेस कर रहे हैं। और देखिए एडवांस डिक्लाइन कितना बढ़िया है, 1.7:1 का है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। देखते हैं दिन के दौरान और कैसे मार्केट आगे बढ़ता है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाए हुए, और निफ्टी में भी कोई 10-20 पॉइंट की खाली नरमी है यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन सबसे पहले सुर्खियाँ इस वक्त की।